Welcome, dear students. Now you are watching lecture number 21 of plus 2 class physics subject. Today we are going to discuss about electric field intensity due to uniformly charged thin infinite plane sheet. So this is a question in which we shall use Gauss's theorem, or you can say it is an application of Gauss's theorem or Gauss's law. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इन्फिनाइट प्लेन शीट क्या है। यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक शीट है एंड लेट अस सपोज दैट शीट का जो एरिया है, लेट अस से इट दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द शीट, कंप्लीट एरिया, एंड समवेयर नियर टू दिस शीट you are considering a point P whose distance from the surface of the sheet is say r. So if this distance r is very small as compared to the area of the sheet, then we shall call this sheet as infinite. Is it okay? अगर शीट का एरिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो या डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल हो तो हम लोग शीट को इनफिनाइट कहेंगे। नाउ ऑन दिस शीट व्हेन यूनिफॉर्म चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड देन वी हैव a uniform charge distribution on this sheet. Let us suppose that ये आपके पास एक शीट है और इस शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उस केस में हमारे पास एक टर्म आती है जिसे आप लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहते हैं, और इस सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन एरिया ऑफ द शीट होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप शीट के किसी भी पार्टिकुलर एरिया में चार्ज निकाल सकते हो, जो कि चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया आता है। सो कीप दिस फॉर्मूला in your mind that if we know the charge density of surface, then charge on any part of the area is equal to charge into area. Okay, so let us start the question now. Okay, so my dear students, you are watching here. This is your sheet on which some positive charge is distributed, and here this is the point P at a distance r from the sheet where electric field is to be calculated. So अगर आप इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे उस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेन होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये एरोज बनाए। ठीक है, लाइक लिखा भी है, देखो फिगर में, ई वेक्टर एंड ई वेक्टर, these all are perpendicular to the surface and directed away from the surface. अगर आप इसे सरफेस के नीचे देखेंगे तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर हैं, बट दीज आर नाउ डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और स्ट्रेट होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। ये पॉइंट P है
डिस्टेंस आर के ऊपर, और यहाँ पर जो डिस्टेंस आर है आपका वो शीट के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो हम शीट को यहाँ पर इन्फिनाइट शीट कह देते हैं। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करना है हम लोगों ने, तो हम लोग पॉइंट P को एनक्लोज करता हुआ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर बना लेते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, अब जब आप गॉस थ्योरम लगाते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आएगा। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो आपका गॉसियन सरफेस है, ये जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, लेट अस फाइंड आउट दैट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर उतना चार्ज होगा जितना चार्ज सरफेस के अंदर आने वाली शीट के ऊपर होगा। दैट मीन्स जितनी शीट ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर एनक्लोज करेगा, उस शीट के ऊपर कितना चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज माना जाएगा। तो अगर इस सरफेस के सिलेंडर जो हमने माना है गॉसियन सरफेस, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के आप लोग टॉप और बॉटम फेस का सरफेस एरिया कैपिटल एस मान लेते हैं। टॉप सरफेस का एरिया अगर आप लोग इसका एस मान लेते हैं तो बॉटम का भी एस होगा, तो शीट का एरिया भी एस ही इसके अंदर एनक्लोज होगा, क्योंकि सारा सिलेंडर आपका सिमेट्रिकल है। आ रही है बात समझ में? और अगर एस एरिया है शीट का, तो उस एरिया के ऊपर चार्ज कितना होगा हम लोग पहले निकाल चुके हैं। चार्ज एनक्लोज या चार्ज ऑन एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। सो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा, गॉसियन सरफेस में चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। सो व्हाट वी विल राइट हियर, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, वी आर राइटिंग हियर चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। यह भी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गॉसियन थ्योरम लगाएंगे। तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग सभी जानते हैं क्या होती है गॉसियन थ्योरम, बहुत सिंपल है। देन अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, E vector dot ds vector that is surface E vector dot ds vector over the closed surface S, that is electric flux through a surface, is equal to Q upon epsilon naught and Q is equal to sigma S हमने अभी निकाला, तो Q का वैल्यू आपने सिग्मा S पुट कर दिया, तो Q is equal to सिग्मा S हो गया और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रहा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, जिसकी राइट साइड हमारे पास बिल्कुल क्लियर है सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन लेफ्ट साइड को हमें सॉल्व करना है। अब लेफ्ट साइड को हम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करेंगे, तो जब आप ई वेक्टर और डीएस वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमें ई और डीएस के बीच में एंगल चाहिए होगा। जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हम एंगल देखेंगे। तो टू फाइंड द एंगल लेट अस कम बैक टू द पिक्चर। आई होप आपने पिछला लेक्चर पूरा ध्यान से देखा है और उसमें आपको ये एरिया वेक्टर सारे समझ आए होंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस लिया है, ये उसका टॉप फेस है जिसका एरिया हमने यहाँ पर एस सपोज किया है। ये इसका बॉटम फेस है जिसका एरिया हमने यहाँ पर एस लिया है, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों का एरिया आपका एस होगा। और ये आपका कर्व फेस हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों फेसिस के ऊपर अपना स्मॉल एरिया वेक्टर ds कंसिडर करते हैं, जो ये एक ds आ गया, ये दूसरा ds आ गया और ये कर्व सरफेस का तीसरा ds आ गया। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शंस यहाँ पर देखो बनाई गई है। टॉप फेस की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, बॉटम फेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और कर्व फेस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सरफेस होगी। अब इन तीनों सरफेसिस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो टॉप फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड एक्ट कर रही है। देखिए, तो दोनों वेक्टर यहाँ पे देखो आपका ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा आपका यहाँ पर 0 डिग्री आ गया। ठीक है, ds सरफेस के परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब ds वेक्टर और e वेक्टर पैरेलल है, तो एंगल आपका यहाँ पर 0 डिग्री है।
बॉटम फेस पर भी वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, पहले बता चुका हूँ। ds आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हो गए तो एंगल यहाँ पर भी 0 डिग्री हो गया बच्चों, ये देखो। जबकि आपका कर्व फेस के ऊपर ds वेक्टर इस तरफ है आपका राइट साइड में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अपवर्ड है। तो इस केस में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 2 फेस हमने डिस्कस कर लिए, थर्ड रह गया। थर्ड फेस में ds देखिए आपका अलॉन्ग राइट साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अपवर्ड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फेस 1 का एरिया, फेस 1 पर एंगल 0 डिग्री, फेस 2 पर एंगल 0 डिग्री और फेस 3 पर एंगल आपका 90 डिग्री आ गया ई वेक्टर और ds वेक्टर में। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर भी अब आप इसको ओपन कर देंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, द सिलिंड्रिकल सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, टॉप फेस, बॉटम फेस एंड कर्व्ड फेस। पिछले लेक्चर में देखा है आपने अच्छे से, आई होप सो। तो जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए ये एरिया वेक्टर्स कैसे निकाले, सिलेंडर को कैसे हमने ब्रेकअप किया, ये पिछले लेक्चर में बिल्कुल क्लियर है, लेक्चर नंबर 20 में। तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको ध्यान से फिर से देखें, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट हियर। बार बार एक ही बात बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो जो एक बार बता दिया गया है उसको कंटिन्यूटी में आप देखते चलिए और पढ़ते चलिए। सो लेट अस सी हियर, हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, हमने अपने सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने अपने इस इंटीग्रल को भी 3 पार्ट्स में ओपन कर दिया। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द सरफेस 1, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द सरफेस 2, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द सरफेस 3। ठीक है, सरफेस 1 आपका टॉप फेस है, सरफेस 2 आपका बॉटम फेस है और सरफेस 3 जो है आपका वो बच्चों कर्व फेस है। वो कौन सा फेस है आपका, कर्व फेस है। तो अब हम इनके एंगल्स पुट करेंगे। जब आप इनके एंगल सब्स्टिट्यूट करोगे तो अभी हमने एंगल स्टडी किए, जब आपने फेस 1 को ओपन किया तो आपने कॉस 0 डिग्री पुट किया, फेस 2 को ओपन किया तो कॉस 0 डिग्री पुट किया, फेस 3 को जब आप ओपन किया डॉट प्रोडक्ट तो आपने एंगल 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ लिखा है, देखिए जो भी लिखा हुआ मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ आपको। इट इज़ रिटन हियर एवरीथिंग बट यू हैव टू राइट इन योर नोट्स, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ओके, आगे अब हम देखते हैं कि कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है और कॉस 90 जो है वो 0 होता है। तो जब आप लोग यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास जो है EDS रह गया। जब आप cos 0 की वैल्यू फिर से 1 पुट करते हैं तो EDS रह गया ओवर द सरफेस 1 एंड 2। और यहाँ पर cos 90 डिग्री की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया यहाँ से। तो आपके पास क्या रह गया, EDS इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 1 EDS इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 2 इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अब सरफेस 1 कौन सा है, टॉप फेस है, सरफेस 2 भी कौन सा है, टॉप सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है, देखो ये रेड कलर में दिखा रहा हूँ मैं, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉप वाली टर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं क्यों कांस्टेंट होगी, नियर टू द सरफेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। तो इसे आप लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दोगे तो नेक्स्ट शीट पे जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपका ये क्या बचा होगा, ई आपका इंटीग्रेशन से बाहर होगा, यहाँ भी ई आपका इंटीग्रेशन से बाहर होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट आपके पास एक केस और आ जाता है कि इफ़ द थिकनेस ऑफ द शीट इज़ फिनाइट, मतलब शीट थोड़ी थिक हो जाती है, उसकी थिकनेस आ जाती है कुछ, तो फिर क्या बनेगा, और द शीट इज़ कंडक्टर, अगर शीट कंडक्टिंग होती है तो क्या हो जाएगा, देन द
चार्जेस ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट हैज़ टू बी कंसिडर्ड। शीट के दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर जितना चार्ज एक तरफ होगा, मान लीजिए एक साइड की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो दूसरी साइड की चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा हो जाएगी। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सेम रहेगी, तो टोटल जो चार्ज है आपका वो हमें क्यू, जो टोटल एक साइड का चार्ज आता था वो अब हमें क्यू प्लस क्यू करना पड़ेगा। दोनों साइड का चार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इक्वली। आ रही है बात समझ में? तो जितना चार्ज एक तरफ होगा उतना ही चार्ज दूसरी तरफ भी होगा। तो जब आप इसके ऊपर यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाते हैं, आप शुरू से देख सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, इस तरह से गॉसियन सरफेस बना। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो शीट आपकी एनक्लोज हो रही है यहाँ पर, उसके ऊपर जितना चार्ज एक साइड शीट पर होगा उतना ही दूसरी तरफ होगा। तो आप लोगों को चार्ज डबल करना पड़ेगा। तो जो पहले सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन आता था वो ध्यान से देखिए 2 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन आ गया। सॉल्व करके जहां एस से एस कैंसिल हुआ था वहां पर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसका मतलब अगर शीट थिक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम डबल बिकॉज ऑफ द if the sheet is thick or it is a conducting. So dear students, this is all about this question. At last मैं पूरा पेज एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप नोट्स पूरे बना सकें और इसमें कोई आपकी कटिंग या कोई लाइन छूट ना जाए। So let me start it from the very beginning. So dear students, this is your question number 5 and page number 24. सो सी इट केयरफुली। आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर करके या स्लो रेट में इसको चला करके आप लोग इन नोट्स को पूरा बना सकते हैं। ये मैं पूरी शीट आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं या आप इसके स्नैपशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो और वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो। तो ये पेज नंबर 1 इसका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये इस क्वेश्चन का या टॉपिक का नेक्स्ट पेज है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसे भी पूरा अपना यहाँ से उतार सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल और एक स्फेरिकल स्फीयर आएगा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नोट ज़रूर लिखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा है, इस तरह से समझ आ रहा है, या फिर आप लोगों को जो पहले का हमारा मेथड था हाथ से लिख कर देना वो बेटर लग रहा है। कौन सा मेथड आपको ज़्यादा बेटर है, हम वही मेथड आगे फॉलो करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। Thank you. Take care. Stay home.